हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज जो हमारा टॉपिक है वो है टैक्स इंसेंटिव्स टू एक्सपोर्टर। यानी जो एक्सपोर्ट करता है वो एक्सपोर्टर होता है और एक्सपोर्टर को क्या टैक्स इंसेंटिव्स मिलते हैं, यानी क्या टैक्स एडवांटेजेस मिलते हैं, टैक्स में क्या फायदे मिलते हैं, उसकी हम बात करेंगे। तो इनकम टैक्स एक्ट का सेक्शन 10AA कहता है कि अगर कोई न्यूली इस्टेब्लिश्ड यूनिट है स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंदर, मतलब स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंदर अगर कोई नया यूनिट इस्टेब्लिश होता है तो उससे जो इनकम आएगी उसमें से डिडक्शन मिलेगी 10AA के तहत। कितनी मिलेगी आगे हम बात कर लेंगे। पहले जो पंचिंग लाइन है वो देख लो आप कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंदर कोई नया यूनिट इस्टेब्लिश होता है तो उस यूनिट से जो भी इनकम आएगी, कौन सी इनकम, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं प्रॉफिट की। प्रॉफिट कौन सा? एक्सपोर्ट से प्रॉफिट। तो 10AA में उस एक्सपोर्ट प्रॉफिट में से डिडक्शन मिल जाएगी और वो 15 साल तक मिलेगी। कैसे कैसे मिलेगी आगे हम देख लेंगे। तो क्या बोला कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंदर होना चाहिए यूनिट और वो भी नया। तो पहले ये देख लो कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन होता क्या है। तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन ऐसा एरिया होता है, ऐसा ज्योग्राफिकल एरिया होता है जो गवर्नमेंट नोटिफाइड करती है एक नोटिफिकेशन के तहत ऑफिशियल गैजेट के अंदर, और इन एरियाज का अपना खुद का एक लॉ होता है। यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो है उनका खुद का अपना एक एक्ट है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट 2005। अगर मैं देखो स्टार्टिंग में जब ये एक्ट आया था उस टाइम उस स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो नोटिफाई किए थे वो सांता क्रूज जो महाराष्ट्र में है, कोची जो केरला में है, कांडला सूरत जो गुजरात के अंदर है, और इसके अलावा और भी है। जैसे आपके बता दूं मैं, चेन्नई जो तमिलनाडु में है, और विशाखापट्टनम जो आंध्र प्रदेश, फाल्टा वेस्ट बंगाल, नोएडा यूपी। तो ये 8 थे। अब बढ़ के लगभग ये अप्रोक्स 349 के आसपास है। तो डेटा जो है अमेंड होता रहता है, इसको कोई बड़ा बात नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो है वो गवर्नमेंट द्वारा नोटिफाइड एक ज्योग्राफिकल एरिया होता है। इनका खुद का अपना एक कमर्शियल लॉ होता है, अपना एक एक्ट होता है। और अगर इस स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंदर कोई नया यूनिट इस्टेब्लिश होता है, अब नए का मतलब ऐसा नहीं कि आपके पास कोई पुराना बिजनेस है उसको ही आपने स्प्लिट अप कर लिया, अलग अलग करके 2 टुकड़े बना लिए, या फिर उसी को आपने दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट कर दिया, ना, वो नहीं चलेगा। लेकिन हाँ, अगर 33B के तहत आपने अपने बिजनेस को रिवाइव किया है तो वो फिर नया माना जाएगा के अंदर। मतलब अगर कोई आपका बिजनेस जो है वो डिसकंटिन्यूड होता है ड्यू टू फायर, टाइफोन, हूरिकेन, या कोई प्लांट मशीनरी आपके पास बिल्डिंग है वो डिस्ट्रक्शन, यानी वो एक तरह से पूरा नष्ट हो जाती है, किसके कारण से? फ्लड आने से, बाढ़ आने से, टाइफोन, हूरिकेन, साइक्लोन, अर्थक्वेक, राइट, एक्सीडेंटल फायर, एक्सप्लोजन, कोई एनिमी, तो इस कारण होते हैं। इनकी वजह से कोई चोरी हो जाना, आग लग जाना, हड़ताल हो जाना, इनकी वजह से अगर बिजनेस रुक जाता है आपका तो 3 साल के अंदर आप उस बिजनेस को अगर आप रिवाइव कर लेते हो तो फिर वो नया बिजनेस ही माना जाएगा। दूसरी बात, नोट फॉर्म्ड बाय ट्रांसफर ऑफ ओल्ड प्लांट एंड मशीनरी। मतलब कोई ऐसा नहीं कि आपने कोई पुरानी ही प्लांट एंड मशीनरी ट्रांसफर करके नया बिजनेस सेटअप कर लिया, ना, वो नहीं चलेगा। हाँ, बट पुरानी प्लांट मशीनरी की जितनी वैल्यू है 20% वैल्यू ऑफ प्लांट मशीनरी ओल्ड चल जाएगा 20% तक। मतलब अगर 1 लाख की प्लांट मशीनरी है तो 1 लाख का 20% कितना हो जाएगा? 20,000 तक की वैल्यू की प्लांट मशीनरी आप ट्रांसफर कर सकते हो। इसका मतलब 80% वैल्यू की प्लांट मशीनरी आपके पास नई होनी चाहिए। बिल्कुल, जो आप यूनिट स्टेब्लिश कर रहे हो स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंदर, वहां पर जो प्लांट मशीनरी होनी चाहिए, अगर आपके पास 10 लाख की प्लांट मशीनरी है तो उसमें से 80% की प्लांट मशीनरी, मतलब 80% वैल्यू की प्लांट मशीनरी नहीं होनी चाहिए। मतलब 8 लाख की तो प्लांट मशीनरी नहीं होनी चाहिए आपके पास। पुरानी अगर हो ट्रांसफर की आपने तो कम से कम सिर्फ 20% वैल्यू तक ही चलेगी, अलाउ है। इसके अलावा अगर कोई इंपोर्टेड प्लांट मशीनरी, मतलब अगर आपने बाहर से परचेज किया है किसी और कंट्री से, तो फिर वो नहीं मानी जाएगी, भले ही वो सेकंड हैंड हो। इंडिया में अगर आपने कोई क्लेम नहीं किया है, डेप्रिसिएशन कोई अलाउंस नहीं लिया है उस प्लांट एंड मशीनरी पे, और आपने इंपोर्ट किया है बाहर से, तो वो नहीं मानी जाएगी। तो मैंने आपको बताया कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो है गवर्नमेंट द्वारा नोटिफाइड ज्योग्राफिकल एरियाज होते हैं, खुद का अपना एक एक्ट होता है, अपना लॉ होता है। इसके अंदर कोई नया यूनिट इस्टेब्लिश होता है, उससे जो भी एक्सपोर्ट प्रॉफिट आएगा, प्लीज नोट द वर्ड, वो भी
एक्सपोर्ट प्रॉफिट आएगा या जो एक्सपोर्ट से प्रॉफिट आएगा उस प्रॉफिट में से डिडक्शन मिलेगी। कितनी मिलेगी आगे में देखेंगे, 15 साल तक मिलती, फिलहाल ये समझ लो आप। तो मैंने आपको बताया कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंदर अगर कोई यूनिट इस्टेब्लिश होता है और वो इस्टेब्लिश होता है ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2006 इस्टेब्लिशमेंट हुआ वो यूनिट का, और 1 अप्रैल 2021 से पहले पहले। अब देखो ये जो 1 अप्रैल 2021 है इसको गवर्नमेंट बढ़ा भी सकती है। अगर गवर्नमेंट चाहे एक्सपोर्ट को प्रमोट कर ली तो इसको बढ़ा भी सकती है, 22 भी कर सकती है, 23 भी कर सकती है। गवर्नमेंट अगर चाहे कि और एंटरप्रेन्योर आए जोन में, नया यूनिट इस्टेब्लिशमेंट करे। और देखो स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो है स्पेशली गवर्नमेंट इसलिए डिक्लेयर करती है कि गवर्नमेंट का जो इंटेंशन होता है, जो मोटो होता है, जो उद्देश्य होता है वो होता है एक्सपोर्ट को प्रमोट करना। नए नए बिजनेसमैन को वो एक तरह से प्रमोट करती कि आओ आप इस जोन के अंदर अपना यूनिट एस्टेब्लिश करो, इससे एक्सपोर्ट करो बाहर की कंट्री में। आपको हम जो भी आप इंपोर्ट करोगे जो उस पर ड्यूटी लग रही है हम ड्यूटी पूरी माफ कर देंगे, आप एक्सपोर्ट तो करो, आप बाहर की कंट्री से फॉरेन करेंसी लेके आओ इंडिया में, इंडिया का रिजर्व बढ़ेगा उससे। और इंडिया के अंदर देखो एक तरह से अपॉर्चुनिटीज आएगी, जॉब की अपॉर्चुनिटीज भी आएगी इससे, और एक्सपोर्ट तो बढ़ेगा ही, इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप होगा। तो ये भी गवर्नमेंट की इंटेंशन होती है। तो इसके साथ गवर्नमेंट ये भी कहती है कि जो आप प्रॉफिट कमाओगे एक्सपोर्ट से 100% आपको हम माफ कर देंगे, मतलब उसकी डिडक्शन दे देंगे शुरू के 5 सालों तक। लेकिन फिलहाल मैं आगे बताऊंगा आपको डिडक्शन के बारे में। तो मैंने आपको बताया कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो है वो गवर्नमेंट एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए, इंफ्रा को डेवलप करने के लिए, एक तरह से जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने के लिए एंटरप्रेन्योर को एक तरह से प्रमोट करती है कि आओ आप एक्सपोर्ट करो, आपको हम डिडक्शन देंगे जो भी आप प्रॉफिट कमाओगे एक्सपोर्ट से। तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंदर जो भी यूनिट स्टेब्लिश होती है वो या तो मैन्युफैक्चर करेगी या फिर प्रोडक्शन करेगी, किसका, गुड्स का, या फिर सर्विस प्रोवाइड करेगी। वो सर्विस में कंप्यूटर सॉफ्टवेयर भी शामिल है। अब इस स्पेशल इकोनॉमिक जोन को फॉरेन टेरिटरी माना जाता है ट्रेड के पर्पज से, यानी जो बच गया वो, मतलब स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो है वो फॉरेन टेरिटरी माना जाता है। तो जो बच गया एरिया वो टैरिफ एरिया बोलते हैं हम उसको। अच्छा, मैंने आपको बताया कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंदर कोई यूनिट स्टेब्लिश होता है 1 अप्रैल 2006 के बाद और अप्रैल 21 से पहले पहले, और वो मैन्युफैक्चर करता है, प्रोडक्शन करता है, गुड्स का या सर्विस प्रोवाइड करता है। कहाँ पर, आउटसाइड इंडिया। पूरी एक्सपोर्ट की बात हो रही तो आउटसाइड इंडिया ही होगा ना सेल। तो भैया गुड्स या सर्विस आउटसाइड इंडिया जा रहा है तो एक्सपोर्ट हो जाएगा। और जो एक्सपोर्ट आप कर रहे हो उससे जो आप एक्सपोर्ट करने से जो आपके पास आएगी करेंसी वो कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज होना चाहिए। और अगर आप विदिन 6 मंथ रिसीव कर लेते हो, रिसीव्ड विदिन 6 मंथ, तो जो भी आपने रिसीव किया है 6 महीने के अंदर एक्सपोर्ट करने से जो भी आपको रेवेन्यू आ रही है वो 6 महीने के अंदर आप रिसीव कर लेते हो, कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज में करते हो। तो इस एक्सपोर्ट पे जो भी प्रॉफिट आएगा ना उस प्रॉफिट की आपको मिलेगी डिडक्शन 10AA के तहत। अब सवाल ये उठता है सर एक्सपोर्ट प्रॉफिट कैसे निकालेंगे हम। मैंने आपको बताया कि एक्सपोर्ट जो है किया जा रहा है तो उससे एक तो कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज आना चाहिए और 6 महीने के अंदर आएगा तभी डिडक्शन मिलेगी। 6 महीने मतलब मान लो कि 19-20 में अगर सेल करी आउटसाइड इंडिया तो 30, तो इसका जो पीरियड खत्म होगा 19-20 का 31 मार्च 20 को खत्म होगा। तो बेटा 6 महीने मतलब 30 सितंबर 2020 तक जो एक्सपोर्ट कर रहा है उसकी रेवेन्यू आ जानी चाहिए, वो भी कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज के अंदर। तभी इससे जो भी प्रॉफिट अर्न होगा एक्सपोर्ट पे उसकी डिडक्शन मिलेगी। अब सवाल ये है कि एक्सपोर्ट प्रॉफिट कैसे निकालेंगे। बेटा ये भी हो सकता है कि जो यूनिट इस्टेब्लिश हो रही है स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंदर वो डोमेस्टिक सेल भी कर सकती, कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसा नहीं कि सिर्फ बाहर ही सेल करे, हो सकता है वो इंडिया के अंदर भी सेल कर दे। तो आप पहले देखोगे कि टोटल टर्नओवर कितना है, मतलब टोटल सेल्स कितनी है उसकी। टोटल सेल्स मतलब डोमेस्टिक सेल भी और आउटसाइड इंडिया सेल भी। तो मान लो कि टोटल सेल, एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं, मान लो कि टोटल सेल बेटा 100 रुपए है। मान लो मानने में क्या जा रहा है, टोटल सेल कितनी है 100 रुपए। इस 100 रुपए की इस टोटल सेल पे उसको प्रॉफिट होता है बिजनेस से, वो होता है मान लो 20 रुपए का। लेकिन हमें ये देखना है कि एक्सपोर्ट से कितना प्रॉफिट हुआ है। बट इस 100 रुपए की टोटल सेल में जो आउटसाइड इंडिया सेल हुई है मान लो वो 80 रुपए की हुई है। तो बताओ कि एक्सपोर्ट प्रॉफिट कितना होगा। तो मैंने आपको बताया
कि टोटल सेल 100 रुपए की पे इनकम हुई 20 रुपए। भाई टोटल सेल 100 रुपए की, उस पे इनकम हुई यानी बिजनेस इनकम हुई 20 रुपए की। तो इस 20 रुपए की बिजनेस इनकम में से एक्सपोर्ट जो हुआ है उसका हमें इनकम निकालना है। तो 100 रुपए की टोटल सेल पे इनकम हुई 20 रुपए, तो बताओ 80 रुपए की सेल पे कितनी इनकम हुई, क्योंकि 80 रुपए की सेल तो बाहर गई है, आउटसाइड इंडिया जो सेल हुई है वो 80 रुपए की हुई है। तो ये आ जाएगा बेटा, बता सकता है मेरे को, ये आ जाएगा 16 रुपए। कितना आ जाएगा? 16 रुपए मिलेगी। मतलब ये एक पीजीबीपी इनकम हो जाएगी और ग्रोस टोटल इनकम निकाली जाएगी। मतलब कोई अदर इनकम होगी वो भी आप ऐड कर लोगे, एक्सपोर्ट प्रॉफिट तो आपकी पीजीबीपी इनकम में आ जाएगा, कोई और इनकम होगी वो भी आप ऐड कर लोगे, और फिर आपके पास आएगी ग्रोस टोटल इनकम। तो बेटा ग्रोस टोटल इनकम आप निकालोगे और ग्रोस टोटल इनकम में से जो एक्सपोर्ट प्रॉफिट होगा उसकी डिडक्शन मिलेगी अंडर सेक्शन 10AA। कैसे मिलेगी? देखो, पहले के 5 सालों में यानी फर्स्ट 5 ईयर्स जो भी आप एक्सपोर्ट प्रॉफिट आपने किया, मान लो कि आपका जो एक्सपोर्ट प्रॉफिट है वो 20 लाख है, तो आपको पूरे 20 लाख की डिडक्शन मिल जाएगी 10AA में। और मतलब 5 सालों तक कंटिन्यू जो भी आप प्रॉफिट कमाओगे एक्सपोर्ट से, जो भी आप प्रॉफिट कमाओगे एक्सपोर्ट से, प्लीज नोट द वर्ड एक्सपोर्ट बोल रहा हूं मैं, ऐसा नहीं कि टोटल सेल ले लोगे आप। हो सकता है टोटल सेल में डोमेस्टिक सेल भी हो, लेकिन हमें तो सिर्फ बात करनी है आउटसाइड इंडिया सेल यानी एक्सपोर्ट की। और एक्सपोर्ट भी वही लोगे आप जो कन्वर्टेबल है फॉरेन एक्सचेंज के अंदर, मतलब जो रिवेन्यू आ रही है एक्सपोर्ट से वो कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज में है और विद इन 6 मंथ आती है तो ही आप लोगे, अदरवाइज आप उसको छोड़ दोगे। मतलब 6 महीने के जो अंदर आ रहा है उसी पे ही डिडक्शन मिलेगी। तो पहले के 5 सालों में 100% डिडक्शन मिल जाएगी। मान लो कि 40 लाख एक्सपोर्ट प्रॉफिट हुआ तो पूरे 40 लाख की मिल जाएगी, 20 लाख हुआ तो पूरे 20 लाख की मिल जाएगी, 30 लाख हुआ तो 30 लाख की मिल जाएगी। तो 5 सालों तक जितना भी प्रॉफिट आएगा एक्सपोर्ट से उसकी डिडक्शन मिल जाएगी। और जो नेक्स्ट 5 ईयर आएंगे, मतलब 5 साल के बाद जो अगले 5 साल होंगे, मतलब 20 लाख का अगर प्रॉफिट हुआ एक्सपोर्ट से तो आधी यानी 10 लाख की डिडक्शन मिलेगी 10AA के तहत। 5 सालों तक मिलेगी 50-50-50, यानी स्टार्टिंग के 5 साल पूरी मिलेगी, अगले 5 सालों तक मिलेगी 50-50। मतलब अगर 20 लाख हुआ, मतलब 6वें साल अगर 20 लाख का प्रॉफिट होता है एक्सपोर्ट से 10 लाख की मिलेगी, 7वें साल 10 लाख होता है तो 5 लाख मिलेगी, 8वें साल 50 लाख होता है तो 25 लाख की मिलेगी। मतलब 10 साल तक ऐसे मिलेगी। मतलब स्टार्टिंग के 5 पूरी 100%, फिर नेक्स्ट 5 ईयर्स मतलब 10 साल तक, 6 से लेकर 10 साल तक मिलेगी आधी 50% मिलेगी। और जो अगली साल आएगी 11वीं साल, 12वीं 13वीं 14वीं 15वीं, जो 5 साल होगी नेक्स्ट, उस पे मिलेगी 50%। लेकिन कंडीशन लगा दी, वो तभी मिलेगी जब स्पेशल इकोनॉमिक जोन का एक री इन्वेस्टमेंट रिजर्व अकाउंट अगर आप बना लेते हो, मतलब आप अपने प्रॉफिट में से अमाउंट निकाल कर इस रिजर्व में अगर डाल देते हो तो आपको डिडक्शन मिलेगी मैक्सिमम 50% ऑफ प्रॉफिट ऑफ एक्सपोर्ट, यानी जो एक्सपोर्ट से प्रॉफिट आ रहा है उसके 50% तक की डिडक्शन मिलेगी। लेकिन ये तभी मिलेगी जब आप रिजर्व अकाउंट में उसको ट्रांसफर कर देते हो, क्रेडिट कर देते हो। मान लो कि 13वें साल मेरा जो एक्सपोर्ट से प्रॉफिट आया वो 20 लाख आया मान लो, तो मुझे मैक्सिमम कितनी डिडक्शन मिल सकती है? 10 लाख मिल सकती है। लेकिन मैंने स्पेशल इकोनॉमिक जोन में 9 लाख ट्रांसफर कर दिया क्रेडिट, तो मुझे 9 लाख की मिलेगी बेटा, विच एवर इज लोअर। मतलब मैक्सिमम तो 50 की मिलेगी नो डाउट, जो प्रॉफिट होगा एक्सपोर्ट से। लेकिन जो आप रिजर्व में ट्रांसफर करोगे उसको भी ध्यान में रखोगे आप। आपने ट्रांसफर किया है सिर्फ 9 लाख, 10 लाख की मिल सकती है, लेकिन ट्रांसफर 9 लाख किया तो 9 लाख की ही आपको डिडक्शन मिलेगी। ये ध्यान रखना है आपको। और जो भी आप इस स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो री इन्वेस्टमेंट रिजर्व अकाउंट बना रहे हो, इसमें जो अमाउंट ट्रांसफर कर रहे हो आप एक्सपोर्ट प्रॉफिट का, उसको यूटिलाइज करना है, उसका आपको उपयोग करना है किस पर्पज से कि आप प्लांट एंड मशीनरी एक्वायर कर ले और उसको यूज कर ले विद इन 3 ईयर्स फ्रॉम द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर इन विच रिजर्व वाज क्रिएटेड। मतलब मान लो कि रिजर्व 19-20 में बनाया है ना, रिजर्व अगर 19-20 में बनाया है तो बेटा 20-21, 21-22 और 22-23, 20-21, 21-22, 22-23, ये 3 साल है आपके पास। इन 3 सालों में आपको प्लांट एंड मशीनरी नया लेना पड़ेगा, उसको यूज करना पड़ेगा।
अगर आप मिस यूटिलाइज कर लेते हो, मतलब आप उसको यूज ही नहीं करते, तो फिर टैक्सेबल हो जाएगा। मतलब वो पूरा जो आपने रिजर्व में ट्रांसफर किया है पूरी वो इनकम मान ली जाएगी, पीजीबीपी की, प्रॉफिट और गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन से इनकम मान ली जाएगी, उस पर टैक्स लग जाएगा। अच्छा, इसके अलावा जो अमाउंट आपने ट्रांसफर की है ना रिजर्व में, उसको आप डिविडेंड में यूज नहीं कर सकते। इट कैन नॉट बी यूटिलाइज फॉर द पेमेंट ऑफ डिविडेंड। आप इससे डिविडेंड पे नहीं कर सकते। आप आउटसाइड इंडिया रेमिटेंस नहीं कर सकते, यानी पैसे भेज नहीं सकते आप जो रिजर्व में डाले हुए हैं, या कोई एसेट आप आउटसाइड इंडिया क्रिएट नहीं कर सकते। मतलब ना ही आप डिविडेंड पे कर सकते हो, ना ही पैसे बाहर भेज सकते हो, ना ही उससे कोई एसेट क्रिएट कर सकते हो आउटसाइड इंडिया। और दूसरी बात, जो भी प्लांट मशीनरी आप यूज कर रहे हो उसका पर्टिकुलर्स आपको रिटर्न ऑफ इनकम के साथ फर्निश करना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, अगर कोई यूनिट आपने स्टेब्लिश कर रखी है उससे कोई बिजनेस लॉस होता है, नॉर्मली बिजनेस लॉस हो सकता है, लॉस है कैपिटल गेन हेड का, तो वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, सेटअप हो जाएगा। लेकिन अगर 1 अप्रैल 2006 से पहले का कोई असेसमेंट ईयर है, मतलब 1 अप्रैल 2006 से पहले की कोई असेसमेंट ईयर से संबंधित कोई लॉस है, आपका बिजनेस लॉस है, कोई अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन है, कोई अनएब्जॉर्ब कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च है, कोई फैमिली प्लानिंग पे एक्सपेंडिचर कर रखा है, तो वो कैरी फॉरवर्ड सेट ऑफ नहीं होगा। 1 अप्रैल 2006 से पहले की बात हो रही है। और अगर किसी यूनिट का बेटा अमलगमेशन हो जाता है या डीमर्जर हो जाता है, तो जो नई कंपनी होगी ना, मतलब जो नई यूनिट होगी, वो ही बचे हुए पीरियड का जो अनएक्सपायर्ड पीरियड है, मान लो कि एक एक्स यूनिट जो है उसका हो जाता है अमलगमेशन, तो वो हो जाएगी अमलगमेटिंग कंपनी, तो उसको तो डिडक्शन मिलेगी नहीं, पॉसिबली प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं, क्योंकि बिजनेस तो कहाँ चला गया, अमलगमेटेड कंपनी के पास चला गया, नई कंपनी के पास चला गया। तो नई कंपनी को डिडक्शन मिलेगी, वो तभी मिलेगी जब 15 साल में कोई साल बची हुई है, यानी यूटिलाइज करना बाकी है, कोई अनएक्सपायर्ड पीरियड है, तभी मिलेगी। अब बेटा एक चीज और देख लो आप, हालांकि देखो इंपोर्टेंट तो नहीं है, आपसे तो 10AA पूछा गया है, लेकिन फिर इससे संबंधित है तो मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन से पहले होते थे फ्री ट्रेड जोन्स, या भी ये भी ऐसे ही जैसे स्पेशल इकोनॉमिक जोन से ऐसे होते थे। एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट नोटिफाई करती थी फ्री ट्रेड जोन, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन, मतलब वो एक्सपोर्ट के पर्पज से, एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए, बूस्ट करने के लिए गवर्नमेंट नोटिफाई करती थी, ये है फ्री ट्रेड जोन, ये है एक्सपोर्ट प्रमोटिंग जोन। तो उसके अंदर कोई यूनिट एस्टेब्लिश होता है, मैन्युफैक्चर करता है, गुड्स का सर्विस प्रोवाइड करता है, तो उसको 10A के तहत डिडक्शन मिलती है। 10 कंजिक्यूटिव असेसमेंट ईयर, लगातार 10 सालों तक उसको क्या मिलेगी, डिडक्शन मिलती है। लेकिन अगर एसएससी यानी जिस पर्सन ने यहाँ पे बिजनेस कर रखा है, वो जो 10A में डिडक्शन ले रहा है, वो डिडक्शन यहाँ पे नहीं ले सकता, 10AA की नहीं ले सकता। यानी अगर 10A में उसने डिडक्शन अवेल कर ली 10 सालों तक, तो बेटा वो फिर स्पेशल इकोनॉमिक जोन यानी 10AA में डिडक्शन नहीं ले सकता। ऐसा नहीं कि उसने यहाँ बिजनेस सेटअप कर लिया पहले फ्री ट्रेड जोन के अंदर, फिर वो कन्वर्ट करा लेता है यहाँ पे, डिडक्शन ले ली यहाँ पे, तो 10AA की नहीं मिलेगी उसको, स्पेशल इकोनॉमिक जोन की नहीं मिलेगी। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, उसकी जो 10 साल काउंट होगी वो इसी साल से काउंट होगी जिस साल उसने फ्री ट्रेड जोन के अंदर अपना मैन्युफैक्चर स्टार्ट कर दिया, अपनी सर्विस प्रोवाइड करनी स्टार्ट कर दी। और 6 के बाद तो वैसे ही पॉसिबल नहीं है, 6 से पहले अगर वो उसने कन्वर्ट भी कराया, तो जो उसकी जो एक तरह से जो 10 साल स्टार्ट होगी वो उसी साल से स्टार्ट होगी जिस साल में उसने फ्री ट्रेड जोन के अंदर बिजनेस सेटअप किया था। और अगर उसने डिडक्शन ले भी ली तो 10AA में उसको डिडक्शन नहीं मिलेगी किसी भी हाल के अंदर। ये इस पॉइंट, हालांकि इस पर ज़्यादा फोकस नहीं करना है आपको, आपसे 10AA के बारे में पूछा जाए एग्जाम में तो आपको सिर्फ स्पेशल इकोनॉमिक जोन के बारे में ही बताना है। अब मैं एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन ले लेता हूं, उससे आपको थोड़ी और क्लैरिटी आ जाएगी। देखो बेटा, एक्स लिमिटेड है, इस एक्स लिमिटेड की एक यूनिट है ए जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंदर है, और ये जो ए यूनिट है स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंदर, ये सेल कर देती है आउटसाइड इंडिया, मतलब एक्सपोर्ट होता है 80 लाख रुपए का।
इंडिया में होता है 20 लाख का, मतलब टोटल कितना हो गया 100 लाख यानी 1 करोड़ का। और जो प्रॉफिट होता है बिजनेस से वो होता है 40 लाख का। और जो कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज इंडिया में आ रहा है 60 लाख आ रहा है, वो 60 लाख आ रहा है। ध्यान देना बेटा, सेल हो रही है आउटसाइड इंडिया 80 लाख की, लेकिन इंडिया के अंदर जो कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज में जो आ रहा है वो 60 लाख रुपए आ रहा है। पहले का पड़ा है ब्रॉड फॉरवर्ड यानी कैरी फॉरवर्ड लॉस पड़ा है, बिजनेस लॉस 15 लाख रुपए का। और अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन है पहले का 10 लाख रुपए, इसको भी ध्यान में रखना है आपको। आपको निकालना है टोटल इनकम। चलिए स्टार्ट कर लेते। पहले तो आप पीजीपीपी की इनकम निकालोगे, बिजनेस की इनकम निकालोगे ना आप, तो आपको पता है पीजीपीपी की इनकम निकालते हो तो बिजनेस इनकम आपकी 40 लाख रुपए है, आपको दे रखी है 40 लाख रुपए की इनकम हुई आपको। इसमें से आप सेट ऑफ कर लोगे 25 लाख रुपए, यानी बिजनेस लॉस है आपके पास 15 लाख का और 10 लाख का है अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन, तो 25 लाख हो गए। सेट ऑफ कर लोगे इस बिजनेस की इनकम से, बिजनेस लॉस और जो अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन वो तो बिजनेस की इनकम सेट ऑफ करोगे आप, तो 40 लाख आपको हुआ है टोटल बिजनेस इनकम। उसमें से आपने पहले का लॉस पड़ा हुआ था, अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन था 25 लाख, लेस कर दिया 15 लाख आ गया आपके पास, पीजीपीपी की इनकम आ गई 15 लाख रुपए। इसमें हम ऐड कर देंगे अगर कोई अदर इनकम होगी, अदर हेड्स की इनकम, जैसे कैपिटल गेन की इनकम हो गई, अदर सोर्स की इनकम होती तो मैं ऐड कर देता इसमें, लेकिन यहाँ पे है नहीं तो मैंने ऐड नहीं किया। अगर होती तो मैं ऐड कर देता। जैसे ही मैं ऐड करता तो मुझे क्या मिलता, ग्रोस टोटल इनकम मिलता बेटा। ग्रोस टोटल इनकम कितना आ गया यहाँ पे 15 लाख, अदर इनकम है ही नहीं तो 15 लाख क्या बन जाएगा ग्रोस टोटल इनकम। इस ग्रोस टोटल इनकम में से मैंने जो प्रॉफिट कमाया है एक्सपोर्ट करने से और जो कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज में आ गया 6 महीने के अंदर, उसकी मुझे डिडक्शन मिल जाएगी 10AA के अंदर। एक्सपोर्ट प्रॉफिट यानी जो एक्सपोर्ट से प्रॉफिट आएगा उसी की डिडक्शन मिलेगी, वो भी जो कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज के अंदर 6 महीने के अंदर जो आया है उसी की मिलेगी, ध्यान रखना है चीज। तो अब निकालो एक्सपोर्ट प्रॉफिट। तो मैंने आपको बताया कि टोटल तो सेल जो हुई है वो 100 लाख की हुई है, मतलब 1 करोड़ की हुई है भाई। 80 लाख की सेल हुई आउटसाइड इंडिया, जो जिसको हम एक्सपोर्ट बोलेंगे। 20 लाख की हुई इंडिया के अंदर, तो टोटल जो मेरी सेल हुई है वो हुई है 100 लाख की। टोटल सेल 100 लाख की पे मैंने प्रॉफिट कमाया टोटल 40 लाख। तो बताओ 60 लाख जो मेरा कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज है, यानी मैं एक्सपोर्ट करने से जो मेरी इनकम आई उस पे मेरी कितनी प्रॉफिट मेरा होगा भाई। टोटल जो सेल है 100 लाख की, उस पे जो प्रॉफिट आया टोटल 40 लाख आया, लेकिन मुझे तो एक्सपोर्ट में निकालना है ना प्रॉफिट। तो एक्सपोर्ट कितना है 60 लाख का, यानी देखो एक्सपोर्ट है तो 80 लाख का, लेकिन जो 6 महीने के अंदर आ जाए कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज में वही आप काउंट करोगे। क्योंकि उसी रिलेटेड सेल है 100 लाख की, उसमें से जो टोटल प्रॉफिट है मेरा बिजनेस का वो 40 लाख है। तो बताओ 60 लाख के एक्सपोर्ट पे कितना प्रॉफिट होगा 24 लाख रुपए, यानी मुझे डिडक्शन मिल सकती है मैक्सिमम 24 लाख की। लेकिन देखो मेरा ग्रोस टोटल इनकम कितना है 15 लाख, तो ग्रोस टोटल इनकम से अधिक तो डिडक्शन मिल नहीं सकती, तो 15 लाख की मुझे डिडक्शन मिल जाएगी और जो टोटल इनकम आ जाएगा मेरा आ जाएगा नील। अच्छा, अब इसी एग्जाम्पल थोड़ा मैं अमेंडमेंट कर दूं, थोड़ा चेंज कर दूं। मान लो 100 लाख की टोटल सेल पे मेरी जो बिजनेस की इनकम आती है वो 40 की जगह 20 लाख आती है, मान लो थोड़ी देर के लिए 20 लाख आती है। तो 60 लाख जो मेरा कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज है जो एक्सपोर्ट करने से मुझे मिला, उस पर कितनी इनकम हो जाएगी बिजनेस की 12 लाख रुपए। तो अब मुझे जो डिडक्शन मिलेगी 10AA की वो कितनी मिलेगी 12 लाख मिलेगी अब, और 15 लाख से अधिक तो मिल नहीं सकती आपको मैक्सिमम, क्योंकि GDI कितना है आपका 15 लाख।